नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में मेरे साथ आज जो एक इमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनके लिए हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है। हरिवंश राय बच्चन यानी नामचीन लिटरेरी पर्सनैलिटी हिंदी की, कवि, मधुशाला जिनकी बहुत ही ख्यात कृति है। उन्होंने कहा है कि अपनी एक कविता में कि मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। उनको मैं जब भी देखता हूं तो उनकी सादगी, उनकी सरलता ही शायद उनके लिए चुनौती बनती है, जैसा हम बहुत पुराने समय से देखते हैं। अफसोस में वो कभी उलझे नहीं, संतोष उनकी पूंजी रहा, और ये संतोष ही कई बार उनके समर्थक भी मानते हैं और उनके आलोचक भी मानते हैं कि उन पर भारी भी पड़ता रहा। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एक बेमिसाल राजनेता। बेहिचक आपको लग रहा होगा मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं रोक नहीं पाता हूं सर, उनसे मिलता हूं तो टी.एच. सिंहदेव सर, प्रणाम कर रहा हूं। तो सर, आशा ही जीवन है और आप अभी भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त फिट, क्रिकेट के मैदान में मिलना जुलना, लोगों से सक्रियता। हालांकि मैं देख रहा हूं कि कुछ तल्ख अनुभव लगातार आपके साथ रहे हैं, और लेकिन ये तल्ख अनुभव किसके नहीं रहे हैं। अटल जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं, दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव हारे हैं, शिवराज जी भी हारे हैं, भूपेश बघेल भी हारे हैं। तो हार जीत में ना उलझकर, हार से न जीत से किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। कैसे देखते हैं अब आगे की राजनीति को? चलते रहना है जी, चलते रहेंगे जी जी, चलते रहेंगे। लोगों का बहुत साथ मिला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैंने पहले भी आपसे कभी चर्चा हुई, उसमें कहा भी था कि डैडी का विचार था मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए, और उन्होंने लिखित भी भेजा था कि नगर निगम पालिका के चुनाव समय हो रहा है कि तुम इसमें मत आना। उनने जो भी आकलन किया होगा, फिट नहीं रहेगा ये, इत्यादि इत्यादि। जी जी, शायद सही आकलन रहा हो। जी 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 जी। तो तब से ही मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने ये सब कभी सोच के किया नहीं। पल को मैं महत्व देता हूँ। अपनी सोच जो है कि पल की ही जो सच्चाई है वही सच्चाई है, दुनिया भी बोलती है, मैं भी उसको मानता हूँ जी। और उसी के इर्द गिर्द मैंने लगभग जीवन जिया। पीछे जो बीत गया ठीक है, कभी उस पर ध्यान जाता ही है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ना जाए। तो उससे कुछ सीख सकें तो ध्यान में रख लो। बहुत ज़्यादा बीते हुए समय पर समय जाया नहीं करना, और आने वाले कल में मत जियो। सोचो उसके बारे में अगर सोचना है, वरना आज और अब और यही पल रहता है जिसमें करने की बात होती है, और कोई दूसरी सच्चाई जीवन में मैं भाप नहीं पाया। लेकिन बहुत लोगों ने ठेस पहुंचाई, डिच किया राजनीति में। आपने कभी हाथ फैला के मांगा भी नहीं। कभी मन हुआ कि कुछ बदलें, या हर बार यही आया कि नहीं टी.एच. सिंहदेव, तुम्हारे व्यक्तित्व का यही पक्ष तुम्हें भी पसंद है, मत करो, छल प्रपंच की राजनीति से दूर रखो अपने। एक जगह छोटी सी पुस्तक रखी हुई थी मेंटल पीस पे, फायर प्लेस पे। इंतज़ार कर रहे थे, नागेंद्र सिंह जी यहाँ मिलने मम्मी के साथ गए थे जी। तो ऐसे ही बैठे बैठे गए, देखा उसको, तो जो पन्ना खुला वो समभाव का खुला। तो वो अपने स्वभाव के अनुरूप वाली बात। और उसमें खराब लगना, अच्छा लगना, ये भी एक लेखिका रही, उनका कॉलेज के समय मैंने जब पढ़ा, कंट्रोवर्शियल लेखिका रही आयन रैंड। लेकिन उनकी भी पुस्तकों को मेरे काफ़ी पसंद आई थी, उनको भी पढ़ा। तो उनमें भी एक बात जो उनने कही वो मुझे जीवन की सच्चाई उसमें दिखी, कि हर चीज़ एक सीमा तक जाती है। एक उदाहरण की, आपको गोली लगी, बड़ी घटना हो गई कि गोली आपको लगी, कि उसकी भी पीड़ा की सीमा है। बहुत अलग तरह का एक्सप्रेशन। कोई खुशी आपको हुई, बहुत खुशी हुई, उसकी भी सीमा है। तो आप खुद ही महसूस करेंगे। थोड़ा भी अगर आप उस पर चिंतन करेंगे या विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी भी सीमा है। हाँ, वो बात जो अपन वहाँ तक तो पहुँच नहीं
पाते या पहुंच पाएंगे। जो ब्रह्म की परिकल्पना है कि जो सारे गुणों के बाहर, वहां तक आप जाओगे तो एक अलग बात आ जाएगी, वरना ये सब जो है उस बहुत सीमा के एक सीमा, सारी चीज़ों की एक हद तक की सीमा है। तो वो भी आदमी अगर मुझे लगता है कि हाँ ये सत्य है, कि सच्चाई है, तो शायद उसका असर मेरे स्वभाव में या मेरे बर्ताव में भी दिखता है, और लगता होगा कि बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फ़र्क तो पड़ता ही होगा, कुछ ना पड़ता है। आपको गोली लगेगी तो असर कैसे नहीं होगा? आप कहोगे तो आप गलत बोल रहे हो, झूठ भी कहा जा सकता है कि गोली लगी और आपने मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे होगा? तो कोई चीज़ जो आपको, जिसको कहते हैं दुखी करेगी, तो उसका असर निश्चित रूप से होगा। वो तो चोट लगी थी उस समय। लेकिन ये बताइए, जैसे आपके करीबी लोगों को इसका पूरा एहसास होता है, पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, क्या वो भी समझती हैं कि छत्तीसगढ़ का एक शालीन राजनेता कई बार अपनी इसी शालीनता की वजह से काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ता है, वो पीड़ा से भी भरता है? वो भी विश्लेषण करते ही होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस स्तर के जवाबदारी की जगहों में हैं, तो स्वाभाविक है कि वो भी परखते होंगे इसको और देखते होंगे कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, जिसमें सामने वाले को कुछ खराब लग सकता है, कैसा होगा। पर फिर उनका दृष्टिकोण भी व्यापक रहता है कि लेके चलना है, सब चीज़ को लेके चलना है। और मैं फिर उन्हीं सीमाओं में चलता हूँ कि जिनके साथ काम करना है, उसको संगठन का प्रमुख माना, परिवार का प्रमुख माना, जो भी माना तो फिर उस हिसाब से चलो, नहीं तो अलग हो जाओ। मैं बहुत आसानी से अलग हो सकता हूँ, मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मैं चुन रहा हूँ कि नहीं, मेरे को इस सिस्टम में चलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी माध्यम से मैं, जो लोग कभी कभी उम्मीद करते हैं या कभी कभी क्या उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी सहयोगी रह सकूं, तो वो एक माध्यम मैंने अपने लिए कांग्रेस पार्टी चुनी। कोई भी दल के माध्यम से आप कर सकते हैं, बहुत लोग हैं पार्टी बदलते ही रहते हैं, हमको तो करना है, तो आज भाजपा में जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे तो करेंगे, कल तृणमूल में चले जाएंगे मंत्री बन जाएंगे तो कर देंगे, उसमें पार्टी में चलो अब वहाँ मंत्री बन जाते हैं, करेंगे। पर वो वहाँ मेरी सीमा है, करना है, लेकिन एक अपनी चुनी हुई विचार की सीमा है, और उस विचार की सीमा में जो ढांचा है पार्टी का, परिवार का, लीडरशिप का, उसके साथ चलना है। ऐसा भी कि नहीं कि अपनी बात नहीं रखना, ये भी समझना, सोचना कि हाँ नहीं, बड़े हैं तो भाई माँ बाप को तो मालूम होता ही होगा, होता ही है, होता ही होगा, नहीं तो कभी कभी बताते भी हैं। ठीक बात। और उसके बाद फिर जो वो निर्णय करें वो महत्वपूर्ण उसको ले, क्योंकि फिर आपने निर्णय ले रखा है कि चलना है। नहीं तो जैसे मैंने कहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे निर्णय ले सकता हूँ कि अलग हो जाऊँ। ये बताइए मुझे कि मैं अब कुछ पॉलिटिकल सवालों की तरफ आता हूँ। केंद्र में एक उम्मीद की किरण है, जिस तरह से कांग्रेस की 99 सीट्स आई, राहुल गांधी एक बहुत ही एमर्जिंग कॉन्फिडेंट लीडर इस समय नज़र आ रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी भी मिल गई है। राज्यों की हार्डकोर जो उत्तर भारत की पट्टी के राज्य हैं, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँगा, यहाँ क्या आपको लग रहा है, व्हाट वेंट रॉन्ग? यहाँ मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें, लोग कहने लगे गुजरात हो गया मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में भी कोई बहुत आशाजनक एक सीट ही कांग्रेस के हाथ लगी। कुछ तो समझ में नहीं आया। विधानसभा चुनाव के पहले भी जो सर्वे मीडिया की संस्थाएं, अन्य संस्थाएं कर रही थी, उनमें भी यही बात सामने आ रही थी कि टफ है। राजस्थान बीजेपी का एज है, लेकिन कंटेस्ट है वो करीब करीब निकला, यानी एकदम वन साइडेड नहीं रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज भी दिया जा रहा था, कुछ कह रहे थे इधर, कुछ कह रहे थे उधर, तो बराबर बराबर। अब 160-230 में 160 के ऊपर चले जाए, कल्पना के परे था। और छत्तीसगढ़ में हर मीडिया चैनल, हर सर्वे करने वाली संस्थान 100% कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और गलत साबित हुआ। तो इसमें कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा यहाँ की राजनीति के बारे में नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि यहाँ की लीडरशिप फ्रैगमेंटेड हो गई।
हमने जिस आधार पे पिछले वर्षों में इसको बनाया था, एक एरिया से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, अपने अजय सिंह जी, अन्य नाम भी ले सकते हैं। एक ये लग रहा था कि सब जगह कांग्रेस के ऐसे लीडर्स हैं जो लोगों के ध्यान को एक साथ रख के आगे बढ़ेंगे। वो विंध्य का क्षेत्र अलग हो गया, मध्य भारत का अलग हो गया, यहाँ का अलग हो गया, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा बिखराव सा आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, बीजेपी में चले गए, उसके बाद वो बात नहीं महसूस हुई। कहीं ना कहीं उस पूरे ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऐसा खिसक गया कि इमारत हिल गई। क्या कारण आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं? कहा गया कि मनमुटाव एक बड़ा कारण था जी। इसमें कोई दो बात नहीं है। एक ये कमी लोग महसूस कर रहे थे। हम लोग तो कहते हैं हम लोग बीच में सब ठीक था, कोई जी सब बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ कमी है। और उसके साथ अगर आप इसका एनालिसिस करें, और भी जगह मैंने इस बात को कहा, 90 सीटें विधानसभा की हैं छत्तीसगढ़ में, इसमें 26 सीटें ट्राइबल बेल्ट की हैं, बस्तर और सरगुजा संभाग की, 12 और 14 26 सीटें जी। ट्राइबल में अल्पसंख्यक समुदाय यानी क्रिश्चियन समुदाय जो था, उनके मुर्दों को गाड़ने को लेके आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई संस्थाओं के लोग जिस तरह से उग्र होकर सामने आके उनके मुर्दों को गाड़ने से रोक रहे थे और गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ दे रहे थे, इसका बहुत नेगेटिव एक प्रभाव अल्पसंख्यक समाज के ऊपर पड़ा। सीमित आबादी है उनकी, नेशनली ही 2.4% है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी आबादी, सीमित आबादी है। लेकिन चुनाव के पहले इनके प्रतिनिधियों से जब मैं जगदलपुर में मिला तो उन्होंने, अच्छे वातावरण में हम लोग की बात हो रही थी, कोई खींचातानी गरम बात नहीं थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि बाबा अब की तो हम लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे चुनाव के पहले। और ये भी उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति से तो ज़्यादा हम रमन सिंह के समय सुरक्षित हैं। रमन सिंह, आरएसएस, वही लोग जो मुर्दे गाड़ने नहीं दे रहे थे, वही विचारधारा के लोग, जो उससे जुड़ी हुई विचारधारा के लोग, प्रभाव उल्टा कांग्रेस के ऊपर पड़ा कि हमको सुरक्षा नहीं मिली जी। हम अपनी निजी जमीन में एक सार्वजनिक आप मरघट बना दो और भाई इनको क्यों अलग से जमीन दे दी, हम सरकारी जमीन इनको नहीं देने देंगे, तो भी एक बात, हालांकि वो भी गलत है। अपने निजी पट्टे की जमीन में अगर अपने मुर्दे को परिवार के देहांत के बाद वो गाड़ रहे थे तो गाड़ने नहीं दिया जा रहा था, तो मेरे हारने में भी उसका प्रभाव पड़ा। हाँ, क्रिश्चियन समाज इतना नाराज था, इतना दुखी था, कि आप पक्का मानो कि मेरे हारने का एक कारण, 100 कारण मेरे हारने के रहे, 100 से ज्यादा रहे होंगे, पर एक कारण, मैं 94 वोट से हारा जी। अगर वो परिस्थिति वहां नहीं होती तो मैं 100% जीतता। सारी चीज ऐसी की ऐसी रहती जो रही। भी कुछ सवाल आपने कहे, कुछ विश्लेषण आपने किया कि लोगों को ऐसा लगा कि कैसा है इन लोग के आपस में संबंध, सारी चीज वैसे ही रहते, पर वो परिस्थिति नहीं रहती तो कम से कम मैं तो जीत ही जाता, और भी सीट निकल जाती। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह बीजेपी एक चुनाव की मशीन है और चुनाव के बारीक से बारीक इक्वेशंस को समझती है, कांग्रेस अभी भी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा समझदारी मैं कहूँ, या चुनाव की ट्रिक्स की मैं बात करूँ, गिमिक्स की बात करूँ, उसमें अभी कांग्रेस का दखल वैसा नहीं है जैसा बीजेपी का है? तरीके अलग दिख सकते हैं, लेकिन बहुत अनुभव है कांग्रेस में भी। तो कांग्रेस के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो और भी बारीकियों में नहीं जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक विधानसभा में कांग्रेस के लोग बहुत छोटी छोटी बारीकियों को छूने का की क्षमता रखते हैं, करते हैं। ये कैसे इग्नोर हुआ, ये अल्पसंख्यक वाला मसला जो है? अब वो कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन चलिए जी, समझा जा सकता है। समझा जा सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने सॉफ्ट हिंदुत्व, जी हाँ,
क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा राहुल जी को, प्रियंका जी को और एग्रेसिव होना चाहिए, जैसा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी? राहुल जी के ऊपर सारे ठिकरे फूटते हैं। हाँ, ये और जी, उनको कभी फ्री हैंड वैसा नहीं मिला। नाम उन्हीं का आता था क्योंकि वो निर्णय लेने की जगह में कहीं ना कहीं वो थे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे थे। अच्छा, हाँ, वो तो फ्री हैंड नहीं था। फ्री हैंड मतलब कि आप हर चीज का विचार करोगे, प्लस माइनस करोगे। फ्री हैंड ये नहीं कि अपना मनमानी करो, लेकिन अंत में निर्णय बहुत जगह हो सकता है वो कहते होंगे ठीक है वैसा चल, ठीक है होने दो। और सारा अगर गड़बड़ हुआ तो उन्हीं के सिर पे, ठीकरा उन्हीं के साथ उड़ा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते तो उनको क्रेडिट नहीं मिला। वो हाँ, 2018 में ही ठीक कह रहे हैं। उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन हारे तो तुरंत राहुल गांधी। उसमें इन्होंने जो लीड लिया भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और दूसरा लेग जो उसका मणिपुर से मुंबई तक वो चले, उसमें सीधे तौर पे एक सिंगल व्यक्ति लीडरशिप के तौर पे उन्होंने अपने आप को प्लेस कर दिया। उन्हें वोट मांगने की बात नहीं की पूरी यात्रा में, लेकिन जो मेरी समझ में होना चाहिए था, आपने कहा स्ट्रेटेजी इत्यादि, कोई भाषण अच्छा देता है तो मोदी जी 15 अगस्त को भले ही बोल जाएं कि जो झारखंड के लीडर थे जी, वो 1857 की लड़ाई में जब उनका जन्म ही नहीं हुआ था तब उसमें भाग ले रहे थे, लेकिन वो भाषा शैली है तो सब चल जाता है। राहुल जी का स्ट्रेंथ क्या है? हर आदमी का एक जैसा तो होगा नहीं, उनकी नकल किसी को दूसरे की करने की कोई जरूरत भी नहीं। रैपो 1 to 1, तो उन्होंने वो किया जो करना ही चाहिए, वो लोगों के बीच में गए सीधे जी, और वो जो कनेक्ट बना जी, वो उसने इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत मदद किया, क्योंकि आपको क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में लोगों की सोच में प्रस्तुत होना होगा। ये भी हैं, पता नहीं रहेंगे कि नहीं, फिर भाई राहुल जी की क्या स्थिति रहेगी। ये तो क्लियर एक व्यक्ति सामने रह के लोगों से मिल रहे हैं डायरेक्ट 1 to 1। इसका बड़ा फायदा, इसका डायरेक्ट फायदा मिला और बहुत अच्छा ये निर्णय हुआ कि उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देवेंद्र यादव आपके विधायक पार्टी के गिरफ्तार हुए हैं, और उसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए भी ठीक नहीं माना जा रहा है कि कहीं ये ट्रिगर दूसरे तरीके से चीज़ें ना हो। कैसे देखते हैं आप इन घटनाओं को और क्या कहेंगे आप? अभी जो हो रहा है ये तो राजनीतिक है। देखिए, जो मैं सोचता हूँ, मैंने अभी तक कहीं ये बोला नहीं सार्वजनिक तौर पे, यूपी के चुनाव ने, परिणामों ने, आपकी अप्रत्याशित परिणामों ने ये दिखाया कि यूपी में अगर रफली यूपी की आबादी में 20% अल्पसंख्यक हैं, 20% SC समाज के लोग हैं, ये अगर साथ आते हैं तो परिणाम एक तरफा हो जाएंगे। 20 और 20 40%, 40% का 70-80% भी वोट आपको मिल गया तो 28-32% वोट तो आपका बेस हो गया, और उसके ऊपर फिर आपको व्यक्तिगत प्रभाव और ये जोड़ जाड़ के आप हार ही नहीं सकते चुनाव। तो ये सालों से ये टूट गया था। ये जो इंटरेस्ट का एक कॉमन इंटरेस्ट लगता था, संविधान की जो बात आई, राहुल जी ने जो संविधान की बात उठाई, सारी चीज़ निजी क्षेत्र में चली जाएगी, सारी फैक्ट्रियां लग जाएंगी, बहुत तरक्की करेगा भारत। नौकरियों का क्या होगा? आरक्षण तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण तो निजी फैक्ट्रियों में है ही नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण है ही नहीं, या तो ले आओ तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे बहुत रेजिस्टेंस है कि नहीं, हम तो आरक्षण लागू नहीं करेंगे। तो ये जो फैक्टर वहाँ आया, यहाँ जो घटना घटित हुई छत्तीसगढ़ में, उसका ये फॉल आउट है, जो आप कहते हैं कि बड़ी बारीकी से इन लोग प्लानिंग करते हैं। तो SC समाज को यहाँ भी ग्रेविटेट होते हुए देखा गया कांग्रेस की तरफ। तो किसी तरह से ये मूवमेंट को रोको। एक कवर्धा में जहाँ मोहम्मद अकबर जी चुनाव हार गए, हिंदू मुस्लिम, आज जो शंकराचार्य जी हैं, उस समय पुराने शंकराचार्य जी जीवित थे जी, तो ये उनके नेक्स्ट थे, फिर वो भी आए थे और एक काफ़ी माहौल बना और एक पोलराइजेशन हुआ, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो गया। दूसरा, रविंद्र चौबे जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साहू समाज के बच्चे का एक
मुस्लिम समाज का बच्चा, साहू समाज का बच्चा स्कूल से वापस आ रहे थे, कहीं साइकिल वाइकिल टकरा गई, कोई बात ही नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसी घटना हो गई कि एक के वो पोलराइजेशन हो गया। साहू समाज ऐसे भी जो बीजेपी के साथ रहता है वो पूरा इन क्षेत्रों में पोलराइज हो गया। तो ये पोलराइजेशन हो सकता है, इसको देखते हुए, यानी भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। तो जो बलौदा बाजार में हम देख रहे हैं, जी, जी, जी। जो आपने कहा दिमाग लगाने वाले जो अंदर से बारीकियों को देखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, वो इसमें खेल रहे हैं। क्योंकि घटना क्या है कि सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरु, जिन्होंने अपना ध्यान करने के लिए उस गुफा में जहाँ जी अपना समय दिया था, हाँ। वहाँ के 2 जैत खंभों को, उस समाज में जैत खंभ लकड़ी के खंभे काटते हैं, उनको आरी से काट दिया गया। उस घटना पे वो समाज बहुत दुखी होकर उद्वेलित रहा। भाजपा की सरकार ने 60 दिन तक उसमें कोई कदम नहीं उठाया। जी जी जी। इशू क्या है? जैत खंभ। और मामला कहाँ चला जा रहा है? ये यहाँ की गिरफ्तारी देवेंद्र यादव तक। देवेंद्र यादव लेकिन तक आप मानते हैं कि ये एक पोलराइजेशन की कोशिश है? पोलराइजेशन, क्योंकि कार्रवाई जो हो रही है, देखिए इस घटना में, और अब राजनीति भी और राजनीति के बाहर, आज देवेंद्र यादव की कल गिरफ्तारी हुई। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बलौदा बाजार के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष वो समाज के 4 लोगों के साथ कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और इस आयोजन के लिए अनुमति मांगते हैं इन पर्सन। तो आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी। उनके साथ जाके परमिशन उन्होंने ली जी। वो जो पोलराइजेशन की कोशिश की, नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं, वगैरह वगैरह। 10 से 15 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था वहां पर की बाहर से लोग आएंगे, किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रही थी। अब ये जब घटना हो गई तो और इस आयोजन के जुड़े हुए किसी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, और अन्य लोगों को एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। तो ये जो कांग्रेस की जो रणनीति है, संतुष्ट हैं आप उससे, जिस तरह इसका जवाब देने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में? करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो बंद करने वाली राजनीति पे आ गए हैं, सत्ता तो उनके पास है, सामने खड़ा होना पड़ेगा। आखिरी सवाल खत्म करूंगा इससे, पीसीसी चीफ बनने की कोई इच्छा? मैं फिर पूछ रहा हूं, हालांकि आप सहज रूप से इसके पहले कह गए थे, ऐसा माना जाता है। मेरे को मीडिया से भी जैसे लोगों से बहुत स्नेह मिला, बहुत अपनापन मिला। मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि मीडिया से मुझे ऐसा भाव मिलेगा। तो मैं बहुत, मुझे अपनापन सा लगता है मीडिया से जी। तो मैं लौटा, दिल्ली से लौटा था और एयरपोर्ट पे कुछ साथी आए थे। अब वो उनने सवाल क्या किया कि आप का नाम इसमें चल रहा है पीसीसी प्रेसिडेंट के लिए, तो आप बनेंगे कि नहीं, हाँ करेंगे कि नहीं? अब मैं कह दूं कि नहीं, मतलब सही बात। तो मीडिया को भी कुछ चाहिए चलाने के लिए। और कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि वो बात कहीं से कहीं चली जाती है। जी, जी। पूरे को उसको देखिएगा। तो मैंने यही कहा था कि मैंने दिल्ली में जाके जितने सीनियर लीडर से मैं मिला, परिवार का जो आपने बोला, एक 6-7 महीने की ऐसी परिस्थिति बनी, मैं गतिविधियों से दूर था। मैं यही बताने के लिए गया था, कुछ संदेश आए थे उस समय, फ़ोन भी आए थे, थैंक यू बोलने गया था, और मैं रह नहीं सका, उसके लिए सॉरी बोलने के लिए गया था। घोषणा पत्र समिति का संयोजक मुझे बनाया गया था, मैं शारीरिक रूप पे उपस्थित नहीं था वहाँ। बॉम्बे से मैं मैनेज कर रहा था, प्रिंटिंग से लेके सब चीज़, मीटिंग बुलाना करना, एक संयोजक के रूप में जो भी काम था, पूरा कोऑर्डिनेशन सब अपन कर रहे थे। इस दौरान मैंने ये भी कहा कि मैं अब संगठन में काम करने के लिए उपलब्ध हूँ। मैं कोई छुपाने की बात इसमें नहीं है। मैंने ये कहा सीनियर मोस्ट लीडरशिप से कि मेरी प्राथमिकता सरगुजा और उसके साथ में छत्तीसगढ़ में जो भी जवाबदारी मिले, वाह सर, प्लस नेशनल लेवल पे कहीं पार्ट टाइम कोई जवाबदारी आप देना चाहो तो। वाह, आपकी विनम्रता को फिर प्रणाम सर, बहुत धन्यवाद। आपसे बात करना, मैं बेहिचक कहूँगा, एक शानदार दावत की तरह होता है। टीएस सिंहदेव जी, एक ऐसी दावत जिसमें बहुत सादा लेकिन बहुत ही उच्च गुणवत्ता का भोजन रहता है, जिसको हम सब कहते हैं घर का भोजन,
और एक ऐसा भोजन जो पौष्टिकता में, परिपूर्णता में पूरी तरह से संपूर्ण होता है। और मुझे लगता है यही अनुभव जो व्यूअर्स इस बातचीत को देखेंगे उनके मन में होगा। टी एस सिंहदेव जी तैयार हैं, चरैवेति चलते रहेंगे, संगठन में काम करने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी जो भी दायित्व दिया जाए, लेकिन मिस इंटरप्रिटेट ना किया जाए चीज़ों को। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।